हेलो एंड वेलकम टू इंस्पायरो एजुकेटर्स। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी फैमिली सीआरआम ई लर्निंग एंड इंस्पायरो एजुकेटर्स के अंतर्गत। जैसा कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा टेंस किसे कहते हैं और कुछ टेंसेस के बारे में आपने सीखा भी, जो भी आपको सिखाया गया। इस क्लास में हम थोड़ा सा उसी को रिवीजन करते हुए जो आपने पिछले क्लास में कह सकते हैं कि पढ़ा था, उसी को रिवीजन करते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले टेंस होता क्या है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग प्रकार के टेंसेस का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम टेंस की बात करते हैं सबसे पहले कि टेंस होता क्या है या टेंस कहते किसे हैं। देखिए, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो कोशिश किया करिए कि ज़्यादा हिंदी वर्ड्स को ध्यान न दें और हिंदी में बहुत सारी चीज़ों को समझने का प्रयास न करें। लेकिन आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपको बताया हो जाता होगा कि टेंस को हम लोग काल भी कहते हैं, या फिर आप सीधा सीधा इसका मतलब निकाल सकते हैं टाइम से, यानी कि समय से। इन सभी चीज़ों को आप टेंस के अंतर्गत रख सकते हैं। और जिसमें मतलब मुख्य रूप से टेंसेस में होते क्या है कि किसी कोई भी कार्य या कोई भी क्रिया, एक्शन जिसको आप बोलते हैं, कि कोई भी कार्य या कोई भी क्रिया किस समय में हो रहा है या किस टाइम में हो रहा है, उसी को डेनोट कौन करता है, टेंस करते हैं। या उसी को डेनोट कौन करता है, ये काल या टाइम करता है। जैसे कि यहाँ नीचे आपको लिखा गया है, अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज टेंसेस, तो आप सीधे सीधे एक लाइन में बोलेंगे टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि जो क्रिया हो रही है, क्रिया का जो समय है, उसी को प्रदर्शित करता है। कौन करता है, टेंस करता है। कौन करता है, टेंस करता है। ठीक है, दे शो व्हेन द वर्क इज डन, वह दिखाता है कि कार्य कब हो रहा है, किस समय हो रहा है, बस सभी इस समय हो रहा है या कि कार्य हो चुका है या फिर कार्य होगा ना। दे आर, अगर हम देखें तो टेंस मुख्य रूप से इसी समय के आधार पर, टाइम के आधार पर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो जब आप प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट मतलब क्या होता है, वर्तमान ना। वर्तमान समय में जो कार्य हो रहा है, यानी वर्तमान समय में कार्य को दर्शाने के लिए जिस सेंटेंस का या जिस काल का या जिस टेंस का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। एक मिनट, हेलो। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस की बात करें तो वर्तमान समय में कार्य को दिखाने के लिए जिन सेंटेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के कहे जाते हैं ना। और उसी तरीके से पास्ट की बात करें तो बीते हुए समय में, जैसे मैं बोलूँ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये किस समय की बात है, वर्तमान समय की बात है, प्रेजेंट है। तो ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट टेंस का होगा, या यह जो सेंटेंस है ये क्या होगा, प्रेजेंट टेंस का। अब मैं बोलूँ कि मैंने कल पढ़ाया था आपको ना, कल पढ़ाया था, तो वो क्या होगा, पास्ट टेंस का वर्ड होगा। कौन सा होगा, पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा। जबकि अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, मैं कल पढ़ाऊंगा। तो वो क्या हो गया, फ्यूचर। अभी कल हम पढ़ाएंगे या कल हम पढ़ेंगे, ये फ्यूचर टेंस की बात हो गई। ठीक है, तो अलग अलग समय को प्रदर्शित करने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको ही हम लोग अलग अलग टेंस के नाम से जानते हैं। यानी टेंस के ही माध्यम से अलग अलग समय में होने वाली क्रियाओं को हम लोग प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस अकॉर्डिंग टू टाइम: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आप लोग पढ़ते होंगे टेंस और भी प्रकार के होते हैं, वो इसी के सब कैटेगरीज होते हैं या सब पार्ट्स होते हैं। कि कार्य, अब वो वर्गीकरण किया जाता है कार्य की मात्रा के आधार पर या कार्य की स्थिति के आधार पर। कार्य अभी किस स्थिति में है,
कार्य हो गया है या हो रहा है या होने वाला है, उस आधार पर हम इन तीनों टेंसेस को अलग अलग प्रकार में बांटते हैं। और इसमें भी अगर हम देखें तो आपको देखेंगे ये तीनों टेंस आपके होंगे। एक होगा आपका सिंपल, 4 प्रकार के होंगे सिंपल, या फिर इसी को आप लोग बोलते हैं इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस, समझने का प्रयास करिएगा। और फिर इसी को हम लोग एक नाम और देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, या कॉन्टिन्यूअस को भी हम बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव। क्या बोल सकते हैं? प्रोग्रेसिव। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस। नेक्स्ट एक प्रकार और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट, और उसके बाद फिर एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव। आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस को हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर देखिए प्रेजेंट टेंस के 4 रूप हैं, और ये प्रेजेंट के ही नहीं, पास्ट के भी होंगे और फ्यूचर के होंगे। तो एक का कितना हो जाएगा? 4। तो 3 के कितने हो जाएंगे? 4 4 8 और 4 3 12। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं टेंस टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के। कौन कौन से? अगर हालांकि पिछले क्लास में आपको ये मैडम जी के द्वारा पढ़ाया गया है जिसमें आप लोगों ने टेंस के बारे में सीखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, पहला टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना। जब पास्ट की बात करेंगे तो हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही आप लोग जब फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, फ्यूचर के भी 4 भेद हैं या 4 पार्ट हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ऐसे ही 4 4 8 4 3 12 प्रकार के टेंसेस होते हैं, और इन्हीं को आपको बारी बारी से पढ़ना है ना। वही चीज़ आपको यहाँ आगे लिखा भी गया, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपल प्रेजेंट ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कॉन्टिन्यूअस, सिंपल परफेक्ट एंड सिंपल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग से इनको डिवाइड करने में किस आधार पर किया गया है और उसके अंतर्गत आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। ठीक, चलिए शुरू करें। अगर हम तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आप बोल सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? इसलिए परेशान मत होइएगा अगर आपको कहीं 2 जगह लिखा हुआ मिल जाए अलग अलग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन से सेंटेंस आते हैं? इट इज यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस ना। कि यानी कि जो डेली बेस पे वर्क होता है, डेली वर्क होता है, साधारण वर्क होते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, वह खाता है, वह नहाता है, या फिर वह जाता है ना। तो ये सब क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? पहली बात तो देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपके पास पहले कौन से टेंस थे? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सबसे पहले तो यही 3 प्रकार के टेंस है, इसके बाद इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। तो जो प्रेजेंट वाला टेंस है, इसको अगर आप हिंदी में पहचानेंगे तो वर्तमान समय में कार्य हो रहा है तो है, हूँ, ये सब शब्द होते हैं। पास्ट में होगा तो फिर क्या उनसे शब्द होंगे? लास्ट में था, थे, थी। और अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फिर क्या आएगा? गा, गे, गी ना। ये तो आएंगे ही। इनके साथ साथ जब आप इसको फर्दर अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे तो उसके साथ कुछ और आएगा। तो हिंदी में हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा पहचानने की आवश्यकता नहीं है। आप इस सेंटेंस पढ़ के भी आप बता सकते हैं कि वह कौन सा टेंस है। अगर वर्तमान समय की बात हो रही है तो प्रेजेंट होगा, पीछे बीते हुए समय की बात हो रही तो पास्ट होगा,
आने वाले समय की बात हो रही तो फ्यूचर होगा। अब वो सिंपल है यह कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो ऐसे सेंटेंस जिसमें साइंटिफिक फैक्ट की बात की जा रही है, जैसे बोला जा रहा है कि या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जा रही है, जैसे बोला जा रहा है सूर्य पूरब से उगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सूर्य पूरब से उगता है, तो ये क्या होगा, सिंपल टेंस होगा। ठीक। और अगर डेली बेसिस के जो वर्क होते हैं वो किए जा रहे हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आप खाते हैं, आप पढ़ते हैं, वह दौड़ता है, वह चलता है, तो इसके लास्ट में आप देखेंगे जनरली आप लोग, ये तो हर किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इसकी पहचान आप आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं हिंदी वाले सेंटेंस का या वाक्य का, तो आपके लास्ट में क्या होगा, है तो रहेगा ही है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस लास्ट में है तो रहेगा, लेकिन है के साथ ता, ते, ती, ये सारे वर्ड लगे रहते हैं, जैसे खाता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, पढ़ाता हूँ या पढ़ता हूँ, तो ता ते ती ये सारे शब्द लगे रहते हैं, तो ता ते ती और है रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। यानी कि आप वैसे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो सिंपल टेंस है या प्रेजेंट टेंस है। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात हो रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात हो रहा है, या डन ऑन डेली बेसिस पे जो वर्क होता है उसके बारे में हो रहा है। ठीक। अब इसके बाद अगर आप देखें तो आपने अलग अलग प्रकार के सेंटेंस पढ़े थे या अलग अलग प्रकार के वाक्य पढ़े थे, जिसमें से आपने मुख्य रूप से असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। मुख्य रूप से असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव टेंस की मदद से हम लोग असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही ट्रांसलेशन करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वगैरह जो होते हैं उनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होता है, हिंदी से इंग्लिश में रूपांतरण होता है, उसके लिए ही हम लोग टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस आधार पर देखें तो असर्टिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस हैं वो कई प्रकार के वो भी होते हैं। वाक्य टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप पहले पढ़ चुके हैं ना। तो पहला असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार का हो सकता है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव में एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा। पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव को अफर्मेटिव कहते हैं और निगेटिव होगा निगेटिव होगा। तो इस आधार पर देखें तो असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है, असर्टिव निगेटिव सेंटेंस हो सकता है। और जो दूसरा आपने वाक्य का प्रकार पढ़ा है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो सकता है। लेकिन इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका जवाब आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं, जिसकी शुरुआत क्या से होती है। जैसे क्या आप पढ़ रहे हैं तो आप बोल देंगे हाँ या ना। क्या आप नहा रहे हैं, क्या वो चल रहा है, क्या वो दो रहा है, जिसकी शुरुआत क्या से होती है। एक ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं जिनकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। जैसे आपको बोला जाए कब, कहाँ, कैसे, ये सारी चीजें। आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आप कब आएंगे, क्या तुम, अगर ये सब शब्द हैं जो बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, अगर उन शब्दों से भी तो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, तो उसके लिए अलग रूल होगा ना। तो अब बारी बारी से, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बारी बारी से अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। ठीक। सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस अगर हम देखें तो असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और यस या ईएस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। वर्ब यानी कि क्रिया, ये सब आप पहले पढ़ चुके, जो कार्य हो रहा है उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। यस या ईएस कब लगाएंगे कब नहीं ये समझना है, जब सब्जेक्ट आपका एक वचन हो, का हो, कैसा हो, एक वचन का या सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब उसके साथ आप क्रिया के साथ यस या ईएस लगाएंगे, क्रिया के साथ यस या ईएस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है,
बहुवचन का है तो वर्ब के साथ यस या ईएस आपको नहीं लगाना है, ठीक है, यही ध्यान रखना है। तो इस आधार पर देखिए, अगर असर्टिव सेंटेंस है और आपके पास एग्जाम्पल में लिखा गया है सी राइट्स लेटर, वह एक पत्र लिखती है, एक पत्र लिखती है, इसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे क्या होगा, सब्जेक्ट पहले कौन है, वह, सी, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सी के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म राइट, लिखना को क्या बोलते हैं, राइट। अब ये एक वचन है तो इसके साथ यस लगा देंगे, सी एक वचन है ना, सी क्या है, एक वचन है। देखिए एक वचन कर्ता की बात करें तो जितने भी नाम है वो सब एक वचन करता है, उसके साथ ही, सी, इट, ये सब एक वचन करता है ना। जबकि बहुवचन कर्ता की बात करें यानी प्लूरल की बात करें तो आई, यू, वी, दे, ये सब बहुवचन करता है, ठीक है, जनरली ये सब बहुवचन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, ठीक। तो अभी यहाँ पर आपके पास क्या है, ही है, सी है, सी एक वचन है तो आपने यस लगा दिया, सी राइट से लेटर, लेटर क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, वह एक पत्र लिखती ना। अगर यही नेगेटिव सेंटेंस होता है, नकारात्मक वाक्य, तो उसमें क्या बढ़ेगा, नॉट बढ़ेगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में डू या डज लगता है। लेकिन डू या डज कब लगेगा, जब निगेटिव सेंटेंस होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंस में डू या डज का इस्तेमाल नहीं होता है। जब निगेटिव आ गया तब आप देख रहे हैं सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव रूल है, डू या डज नॉट लिखेंगे, डू के साथ, या डज नॉट लिखेंगे, एक वचन है तो डज नॉट, बहुवचन है तो डू नॉट, एक वचन है तो डज नॉट, बहुवचन है तो डू नॉट, ये सब नोट कर लिया करिए। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप लोग यस या यस नहीं लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल हो गया, वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है, तो क्या हो गया, सी डज नॉट राइट ए लेटर, सी डज नॉट राइट ए लेटर ना, सी डज नॉट राइट ए लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव मतलब कि पहले क्या आएगा, क्या से शुरू होने वाले वर्ड, क्या से शुरू, मतलब क्या वह पत्र लिखती है, ये क्या हो गया, क्या वह पत्र लिखती है, ये एग्जाम्पल हो गया आपका, क्या वह पत्र लिखती है। तो फिर पहले आपको क्या लिखना है, डज, उसके बाद सब्जेक्ट डज सी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर, डज सी राइट ए लेटर, डज सी राइट ए लेटर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें आपका इसी में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव साथ नहीं भी आ सकता है, और उसके एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, क्या वह पत्र नहीं लिखती है, क्या वह पत्र नहीं लिखती है, तो फिर क्या हो जाएगा, पहले क्या लिखना है, डज, तो आपने लिखा डज, फिर आपको सब्जेक्ट तो आपने लिखा सी, फिर आपको नॉट, फिर आपने लिखा नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है लेटर, डज सी नॉट राइट ए लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखती है, ठीक। नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड। अगर हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जिनकी शुरुआत क्या से होती है, दूसरा वो जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो जब क्वेश्चन वर्ड वाले होंगे तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिख देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आपको लिखा गया है, वाई डज सी राइट लेटर, मतलब वह पत्र क्यों लिखती है, अगर इसको हिंदी में लिखें, वह पत्र क्यों लिखती है ना,
तो यहाँ पर बीच में कब, क्यों, कैसे, ये सारे शब्द होते हैं, इसी को हम लोग क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। कब, क्यों, कैसे, कहाँ। कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड है, देख लिखना चाहे लिख सकते हैं। वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड। अगर ये किसी सेंटेंस के बीच में आ गए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो ही जाएगा, और अगर ये किसी के बीच में आ गए तो उसको आपको सबसे पहले लिखना है। जैसे क्यों आ गया तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, तो वाई आपने सबसे पहले लिखा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले। उसके बाद फिर डू या डज, तो एक वचन है तो डज, वाई डज, फिर सब्जेक्ट सी, वाई डज सी राइट अ लेटर। राइट मतलब आपका हो गया वर्ब, और उसके बाद आपने लिखा पत्र, तो वाई डज सी राइट अ लेटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है सेंटेंस, तो उसमें भी क्वेश्चन वर्ड के साथ है, तो आपको नॉट ऐड कर देना है। केवल नेगेटिव सेंटेंस है मतलब केवल आपको नहीं ऐड करना है। तो क्वेश्चन वर्ड करेंगे, डू डज लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद आप नॉट ऐड कर देंगे। जैसे वाई डज सी नॉट राइट ए लेटर, क्या वह पत्र क्यों नहीं लिखती है, इसको अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, वह पत्र क्यों नहीं लिखती है, वह पत्र क्यों नहीं लिखती है। तो वाई डज सी नॉट राइट ए लेटर, वाई डज सी नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आपके ये हो गए लगभग लगभग 6 प्रकार के सेंटेंस। तो हर टेंस में यही 6 प्रकार के सेंटेंस आपको पढ़ने हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये 6 प्रकार के सेंटेंस हर टेंस में आपको पढ़ने हैं। और आपने, उम्मीद है कि उस सेंटेंसेस के बारे में आपसे परिचय हो गया होगा, और कम से कम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित जो रूल्स है वो भी आप लोगों ने देख लिए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फिर आपका दूसरा टेंस आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब में एक ही चीज करना है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब बदलना है और वर्ब के फॉर्म को ध्यान में रखना है, बाकी रूल वही रहेंगे। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। अभी हम ढेर सारी प्रैक्टिस आपको कराएंगे भी, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। जब हम लोग ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे तब वहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन कम से कम आपको ये शायद छोटी या हेल्पिंग वर्ब और थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता देते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है इज, आर और एम, इज, आर और एम। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसा होता है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी यह कब इस्तेमाल होता है, जब जिस समय कार्य हो रहा हो, बोलते समय ही कार्य क्या हो रहा है, हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं बोलूं मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस समय वर्तमान समय में क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, या आप पढ़ रहे हैं, सीता नहा रही है, राम दौड़ रहा है ना। तो जनरली ऐसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले शब्दों के अंत में, हिंदी वाले अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे शब्द आते हैं, रहा है, रही है, रहे। ठीक, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, आर, एम का प्रयोग होता है। तो अगर हम देखें असर्टिव रूल, सबसे पहले तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है हमेशा की तरह, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है इज, एम, आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसमें वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, आईएनजी को जरूर जोड़ना है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो, कार्य हो रहा है तो वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, प्लस क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इज, एम, आर तीन हेल्पिंग वर्ब है, तीनों अलग अलग चीजों के लिए प्रयोग होगा। जैसे इज किसके लिए प्रयोग होता है, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर मतलब सी और ही के लिए, या फिर सी और ही के लिए। एम किसके साथ प्रयोग होता है, आई, स्पेशल है। मैं की अगर बात हो रही है, आई की बात हो रही है तो आई के साथ एम। आर जो प्लूरल कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन है, जैसे मान लीजिए आपका हो गया यू, वी, दे, इन सब्जेक्ट के साथ आपको आर का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जबकि इन सब्जेक्ट के साथ सी और ही के साथ आपको
इज का प्रयोग करना है आई के साथ, एम का प्रयोग करना है वर्ब के साथ, आईएनजी लगाना है अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो, और खासकर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो फिर इज आप आर का प्रयोग आप लोग करेंगे। ठीक, तो अब अगर हम देखिए एग्जाम्पल देखें, वही एग्जाम्पल लेते हैं, सी इज राइटिंग ए लेटर। तो इसको अगर हम हिंदी में करेंगे क्या होगा, वह एक पत्र लिख रही है, काम चल रहा है अभी ना, राइटिंग लिखा है मतलब लिख रही है। और इसको जब आप करते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखा गया आप देख रहे हैं, उसके बाद इज, सी के सी एक वचन है तो सी के साथ क्या लगाना है, इज, तो आपने इज लिखा, सी इज। उसके बाद आपको लिखना वर्ब, वर्ब हो गया राइट, और वर्ब के साथ आपको लगाना आईएनजी, तो आपने राइट में आईएनजी जोड़ दिया, राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर। तो इस तरीके से आप आराम से इसको भी कर सकते हैं। दूसरा जो आपका निगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको वही इज एम आर के साथ नॉट भी लगाना है। जब आपका आ गया वह एक पत्र नहीं लिखती है, या वह पत्र नहीं लिखती है, यही तो निगेटिव हो गया, या लिख रही है, सॉरी, वह पत्र नहीं लिख रही है, तो यही निगेटिव हो गया, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की बात करने से रहा है नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको वही लिखना है, सब्जेक्ट सी के साथ आपका क्या लगेगा, इज, और उसी के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको केवल क्या करना है, नॉट ऐड कर देना है। उसके बाद फिर वर्ब राइट, उसके साथ आईएनजी राइटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट है लेटर, सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रही है, सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं जब, तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर पहुंचते हैं तो फिर वही प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहले तो जिसकी शुरुआत क्या से हो ना, तो उसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज, सी के साथ इज लगता है तो इज को पहले लिखा गया है, इज सी राइटिंग ए लेटर। तो अगर इसको हिंदी में रूपांतरण करेंगे तो क्या होगा, क्या इज सी राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रही है, क्या वह एक पत्र लिख रही है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर लगा देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का होना आवश्यक है ना, जैसे कि यहाँ पर लगाया गया है। ठीक, इज सी राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही है, पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, और जब इसी को आप नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको फिर से वही करना है, नॉट ऐड करना है। नॉट आप कहाँ ऐड करेंगे, सब्जेक्ट के बाद, कहाँ ऐड करेंगे, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ पर हो जाएगा इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, अगर नेगेटिव है तो हिंदी क्या हो जाएगा, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही है। नीचे आपका वही चीज़ें लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर देखें आप, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ना, तो क्या लिखा है, पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड कर देना है, वर्ब के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और वही आपका एग्जांपल सेम है, इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, पहले आपका इज आ रहा है जो भी आएगा, लेकिन सी है तो इज आता है, उसके बाद फिर नॉट, फिर उसके बाद आपका वर्ब, वर्ब के साथ क्या हो गया, आईएनजी लगा दिया आपने, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर। ठीक है, सी इज नॉट, इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर। ठीक, अब हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक और होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो जब क्वेश्चन वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो आपको पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखना है। पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दिया आपने वाई, वाई के बाद फिर आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कुछ भी, जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार, सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी के साथ क्या लगेगा, इज, तो वाई इज सी राइटिंग ए लेटर, वाई इज सी राइटिंग ए लेटर। निगेटिव आ गया तो इसमें भी आपको नॉट जोड़ना है, नॉट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद, कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, वाई इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड वाले हैं, क्वेश्चन वर्ड कुछ भी आ जाए, चाहे हाउ आ जाए, चाहे वेयर आ जाए, उसको आपको पहले ही लिखना है। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे ना हो। ठीक, समझ गए बात को, ये आपका हो गया
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कितना टाइम हुआ? के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। तब तक आप लोग जो दो टेंस आपको पढ़ाए गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसके जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा ट्रांसलेशन या एग्जाम्पल सॉल्व करने का प्रयास करिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो और बातें करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।